हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी आपके CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 के एग्जाम के आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉप 5 टॉपिक्स हैं जो आप सभी को प्रिपेयर करने ही करने हैं, और वो भी उनके प्रायोरिटी ऑर्डर में। सो टेक्निकली हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और उन 10 के 10 सब्जेक्ट में 5 टॉपिक्स जो टॉप प्रायोरिटी पे हैं उनको समझेंगे, जो आपके लिए कम से कम 50 ऐसे टॉपिक्स यहां से आप लेके जाएंगे, मेरे इस वीडियो से लेके जाएंगे, जिनको आप जम के प्रैक्टिस अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके CIL के एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि भाई किस तरह से इन सारी चीज़ों को हम लेकर के साथ में चल सकते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपको बताऊं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट एनवायरनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ ही एक दो नंबर कम आपका जियोटेक पूछा गया था, और फिर उसके कम बाकी RCC ऐसे वगैरह को हमने देखा है एग्जाम में, जो पिछले साल 17 और 20 में हुए थे। उसको अगर हम बेस लाइन लेकर के चलें तो क्या हम वहां से आउटपुट निकाल सकते हैं, क्या हम समराइज कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जियोटेक की जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी किस ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब प्रायोरिटी क्यों है ये, नंबर 1 2 3 किस हिसाब से है, इसका पीछे का फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक से, उसके आधार पे उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो डिसाइड की गई है। दूसरा कि वो सेम टॉपिक बाकी एग्जाम्स में कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, उसके आधार पे उसकी प्रायोरिटी को सेट किया गया है इस सेशन के अंदर। जियोटेक में जो नंबर 1 टॉपिक आता है, इट इज योर इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड फेज रिलेशनशिप। जैसे कि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा रिलेटेड टू प्लास्टिक इंडेक्स, ई आपका जो वॉइड रेशियो है, आपका जो पोरोसिटी है, वाटर कंटेंट, सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपकी जो सेंसिटिविटी और टफनेस इंडेक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, और ये सेम टॉपिक बाकी एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो डीप फाउंडेशन है, इसमें ये पाइल के ऊपर काफी सवाल आप लोगों से पूछते हैं, और ये पूछना बनता भी है कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम में। इसके साथ ही साथ बियरिंग कैपेसिटी, जिसमें तरजागीज के अजम्पशंस के ऊपर सवाल है, डायरेक्टली रिलेशन लाके आपसे पूछा जाता है कि क्ले का अगर केस लेते हैं तो उसमें, या कोहेजन लेस या कोहेजन के साथ वाली सॉइल में अगर हम केस लेते हैं तो आपकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रैंकाइन के ऊपर भी हैं, जो अर्थ प्रेशर में हम रैंकाइन थ्योरी पढ़ते हैं उनके ऊपर। और आपको कंसोलिडेशन का जो कंप्रेशन इंडेक्स है उसको भी पढ़ना है, और कंप्रेशन वाला जो कंसोलिडेशन वाला पूरा टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से देखना है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। सेकेंड टॉपिक आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंट में आपसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट से काफी सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि इमहॉफ टैंक के डायरेक्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन से रिलेटेड, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, ट्रिकलिंग फिल्टर के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। प्रायोरिटी नंबर 2 पे आता है आपका वाटर क्वालिटी, जिसमें ड्रिंकिंग लिमिट्स, यानी कि जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड ने पूरा एक टेबल दिया हुआ है, अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर्स की यूनिट कितनी होनी चाहिए, कितना वो प्रेजेंट होने चाहिए, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप ये मान के चलो, जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोल देते हैं क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, वो पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इसके अलावा जो हमारा एफिशिएंसी जो है, इसमें कंपैरिजन किया गया था, एक सवाल ऐसा आया था जिसमें रॉ आपका जो रैपिड सैंड फिल्टर है और स्लो सैंड फिल्टर है उसके बीच में कंपैरिजन था। तो उस तरह के जो यूनिट्स हैं उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। आपको डिजाइन करने के लिए कोई भी नहीं बोलने वाला है उस एग्जाम के अंदर, मात्र 56 से 57 सेकंड आपके पास होने वाले हैं हर एक आंसर को टिक करने के लिए। तो डिजाइन विजाइन तो ऑब्वियसली आपसे नहीं पूछ सकते। इसके बाद बीओडी एंड सीओडी तो फेवरेट टॉपिक है इनका, ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कार्बोनीशियस, नाइट्रोजनस, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ये सारे सवाल इन्होंने बहुत ज्यादा पूछे हैं। इसके बाद एयर पोल्यूशन आपको देखना है, जिसमें एयर पोल्यूशन में प्लूम वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा आपके अलग अलग प्रकार के जो मेथड हम यूज कर सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर को गैसेस से निकालने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग हाउस फिल्टर, ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने, और डिस्पोजल वाला भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं किसमें, हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पोजल्स जो होते हैं उनके ऊपर सवाल डायरेक्टली पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज योर जो नॉइस पोल्यूशन है, वहां से भी क्वेश्चन है। नॉइस पोल्यूशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डायरेक्टली पूछा गया था कि आप ये बताइए साइलेंट जोन के अंदर दिन और रात में साउंड का जो लेवल है वो कितना अलाउड है इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से।
अगला जो मेरा सब्जेक्ट है दैट इज योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसमें आपसे डिग्री ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है आपको न्यूमेरिकल में नहीं आते हुए कॉन्सेप्चुअली पूछे जाएंगे। इनके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाएगा, फ्लेक्सिबल, स्टिफनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछेंगे। स्टिफनेस मेथड हो गया जिसमें डिस्प्लेसमेंट काइनेमैटिक, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आपको ज़रूर पढ़ना है। आईएलडी का आपको डायरेक्टली जो वन लाइनर टाइप चीज़ें हैं, जो वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। और एनर्जी थ्योरम जैसे कि मैक्सवेल का रेसिप्रोकल और वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके सवाल आप लगाओ या ना लगाओ वो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, जो न्यूमेरिकल आता है। साथ ही साथ पोर्टल फ्रेम डिफ्लेक्शन का भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। किसी भी तरह का आपको कॉन्सेप्चुअली या फिर बहुत ही लंबा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। आरसीसी के अंदर जो टॉप प्रायोरिटी पे आता है, इसमें आपका आता है एक तो एलएसएम जो लिमिट स्टेट क्राइटेरिया एंड लोड्स है, ड्यूरेबिलिटी एंड कवर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रेशन कॉलम, और साथ ही साथ आपका शियर एंड डीप बीम्स, इनको भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट से भी क्वेश्चन पूछा है, उनके कोडल प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। यानी कि मैं आपको बताऊं, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं विच इज 75% टू, लगभग आप बोल सकते हो 72 टू 75% जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे। अब उन सभी क्वेश्चन में होंगे एज एन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज लास्ट टाइम दोनों पेपर में ऐसा ही हुआ था। अब क्योंकि अगर हम उस हिसाब से भी देखें कि टाइम वर्सेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो पॉसिबल भी वही है कि न्यूमेरिकल कम करके ये थ्योरेटिकल चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो इसके अंदर कोडल प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपके आईएएस के हो जाए, चाहे वो आपके आईआरसी के हो जाए, 456 800 आईएएस का जो भी ये है डिजाइन ऑफ स्टील, या फिर आपके आरसीसी के, ये कोडल प्रोविजंस के डायरेक्ट आपके पास जो वैल्यूज है वो आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। इसके बाद आता है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। आप ये मान के चलो इसके अंदर तो आपसे बार बार ये लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू सिलेंडरनेस रेशियो, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। इसके अलावा अल्टीमेट फेलियर मोड, यील्डिंग वर्सेस रप्चर वर्सेस ब्लॉक शियर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्रेशन लेसिंग के ऊपर सवाल है, साथ ही साथ वेल्डेड कनेक्शन के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस है, जहां पे थिकनेस, थ्रोट थिकनेस, ये सब ये लोग पूछते जाते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को समझना। अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया और न्यूमेरिकल नहीं भी लगा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी याद है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा आप वो कर सकते हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड कुछ भी आएगा तो कॉन्सेप्चुअल जो चीजें आपको पता है वो आप कर सकते हैं। पिछले सालों के आधार पे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं उसमें आता है आपका एक तो कंबाइंड स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मोअर सर्कल, स्ट्रेन एनर्जी। उसके बाद आपका जो डिफ्लेक्शन मेथड्स हैं वो सब के सब आपसे पूछे जाएंगे। सेल्फ वेट एलोंगेशन के ऊपर क्वेश्चन था कि अगर सारी डायमेंशंस को डबल कर दें तो डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, जो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो से हाइड्रोलिक जंप के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको टेबल जो है वो याद होना चाहिए अच्छे से। जो भी आपके पास हाइड्रोलिक जंप, अलग अलग प्रकार की जंप होती हैं बेस्ड ऑन इट्स फ्राउड नंबर, वो आपको याद होना ही होना चाहिए। एनर्जी प्रिंसिपल यानी कि बर्नौलीज के जो क्वेश्चंस है, बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ्राउड का जो डायनेमिक सिमिलिट्यूड है, जैसे कि आपकी स्केलिंग मॉडल हम करते हैं ना, प्रोटोटाइप और मॉडल के ऊपर जो रेशियोज है हमारे अलग अलग स्केल रेशियोज, वो आपको जरूर से डायरेक्टली याद होने चाहिए। आपको कॉन्सेप्चुअली उनको जो है क्या बोलते हैं, ऐसा ना हो कि आप वहां पर उसको डिराइव करने लग जाएं और उसके बाद आंसर दें। आपको डायरेक्ट उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि कब एल आर स्क्वायर होता है, कब एल आर 1/2 होता है, कब एल आर की पावर 2.5 होती है, ये सब चीजें, या कब डायरेक्टली एल आर होता है। जैसे आपका बहुत सारी चीजें एक्सेलरेशन वगैरह के केस में हो जाता है। बाउंड्री लेयर के ऊपर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे इंजीनियरिंग जो है सब्जेक्ट, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत भारी मात्रा में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग इनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। और आई थिंक इन्हीं का नहीं है, मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन है उनके अंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में कंसिडर किए जा सकते हैं। आईआरसी के स्टैंडर्ड भर भर के पूछे गए हैं, जैसे कि विड्थ ऑफ द व्हीकल कितना हो सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि विड्थ ऑफ द सिंगल लेन कितना हो सकता है, विड्थ ऑफ द डबल लेन कितना हो सकता है, कितना साइड में जगह छोड़ना पड़ेगा आपको जब आप एक सिंगल लेन रोड डिजाइन करते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली आईएएस कोड से पूछी गई हैं। बहुत ज्यादा
मतलब मुश्किल नहीं है ये कहना कि हो सकता है ये डायरेक्टली आपसे वैल्यू पूछ लेंगे रिलेटेड टू कि भाई शोल्डर आप बताइए, शोल्डर का जो विड्थ होता है वो कितना होना चाहिए। हो सकता है कि ये एग्जाम में आपसे सीआईएल के एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि आप बताओ अलग अलग केसेस में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सुपर एलिवेशन की, रोलिंग टेरेन में, हिली टेरेन में, या आपके बिल्टअप एरिया में, वहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की। हो सकता है सीआईएल के एग्जाम में आपसे वो ये भी पूछ लें कि भाई लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन या लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यूज कितनी हो सकती है अलग अलग स्पीड पर। हो सकता है या आपसे ये भी पूछ ले कि भाई ये बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके ग्रेडियंट की, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो लिमिटिंग हो, राइट। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी ही होनी चाहिए। जितने भी टैबुलर फॉर्म में डेटा मैं आपको क्लासेस में देता हूँ वो 100% आपको याद होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास है, अच्छा इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका स्पीड ट्रैकिंग हो गया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कवर हो गया ये भी। पेवमेंट डिज़ाइन से आपसे सीवीआर मेथड इनका फेवरेट है, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हो चाहे वो हाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हो, सीवीआर से मल्टीपल क्वेश्चन आया है। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल ये सब भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ही आ जाता है। इसके बाद वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे वेल हाइड्रोलिक्स आपको पता होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के जो हम वेल पढ़ते हैं, ओपन या फिर आपका डीप वेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक्यूफर के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्यूफर के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्रॉस ड्रेनेज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है इनका इरिगेशन इंजीनियरिंग से। हाइड्रोग्राफ से डायरेक्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था जिसमें ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ दिया गया था, आपको 6 आवर की रेन दी गई थी, 40 मीटर क्यूब पर सेकंड का पीक दिया गया था, और आपसे पूछा था कि यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर होगा तो आप ये बताइए कि कितना इसका वैल्यू होगा पीक का, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक डिस्चार्ज कितना होगा, जिसका आंसर 10 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाता है, क्योंकि डीआरएच का जो आपका इफेक्टिव रेनफॉल आती है वो 4 सेंटीमीटर निकल के आती है। आप जब 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 वैल्यू निकलेगी। बाकी यहाँ पे पूछा जाएगा इन्फिल्ट्रेशन की मैट्रिक्स, कैपेसिटी, आपसे स्टॉर्म इंटेंसिटी के रिलेशन में ये पूछेंगे, स्टॉर्म इंटेंसिटी ज्यादा है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट और कैपेसिटी क्या होता है, क्या अंतर होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप जो है मेजर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, इन्फिल्ट्रेशन कैसे मेजर करेंगे, इवेपोट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करेंगे, रेनफॉल कैसे मेजर करेंगे, स्नोफॉल कैसे मेजर करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और सर्वेइंग की मैं बात करूं तो पर्ट एंड मॉडलिंग, यहाँ से आपसे एक्टिविटी और इन चीज़ों को लेके क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा लाइकली है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे डमी एक्टिविटीज़ को लेकर के, कि डमी एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि नहीं पूछा है पिछली बार। और भी चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे जो सीपीएम पर्ट में आती हैं। सीपीएम क्रैशिंग जिसमें इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ और आपसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। इसके अलावा बात करता हूँ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये सब भी आपको पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। और जो आपको और बेहतर तरह से पता होना चाहिए, थोड़ा सा फोटोग्रामेट्री आप ध्यान से देखेंगे और सर्वे को थोड़ा सा आप और अच्छे लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, वो सिर्फ एक सर्वे ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे लेवल पे पूछे हैं। अच्छे लेवल का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, अच्छे लेवल का मतलब कि आप बोल सकते हो लेवल ऑफ द क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ना बोल करके मैं बोल रहा हूँ लेवल ऑफ द क्वेश्चन इसमें ज्यादा अच्छे रखे गए थे। ठीक है, तो एग्जाम डे जो कोर टॉप 15 टॉपिक रहते हैं आपके, वो ये कोर 15 टॉपिक्स हैं जिनमें हम कंसिडर कर सकते हैं हमारे इंडेक्स फेज रिलेशनशिप, जियोटेक से बेयरिंग कैपेसिटी, जियोटेक से बीओडी सीओडी, काइनेमैटिक्स, इंडिटरमिनेसी, स्टिफनेस मेथड ऑफ एसए, लिमिट स्टेट कॉम्बिनेशंस आपके, शियर एंड डीप बीम्स, मोहर सर्कल, हाइड्रोलिक जंप, बर्नौलीज इक्वेशन, ग्रीन शील्ड मॉडल, हाइड्रोग्राफ्स, पर्ड वेरिएंस। ये मेरे हिसाब से 15 टॉप टॉपिक है, लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि आपको यही पढ़ने हैं, पहले ये पढ़ने हैं, ये मेरा मतलब है। लेकिन पढ़ के सारे टॉपिक जाने हैं, बिकॉज हम लोगों को सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, हमको अपना सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए बिल्कुल हाईएस्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स में अपना नाम लेके आना ही आना है। ठीक है, अगर हम तब उतना एम करके उतनी तैयारी करेंगे और उस दिन मान लो कुछ नॉन टेक्निकल इश्यूज आ गए, नॉन टेक्निकल इश्यूज मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड ना हो करके कुछ और साइकोलॉजिकल इश्यूज आ गए, एग्जाम उतना अच्छा ना हो पाए, जो भी रीजन हो, तो कम से कम ये हो कि सिलेक्शन पक्का हो जाए, भले ही टॉप 10 में ना भी आए। कट ऑफ के लिए पढ़ेंगे तो फिर आप समझो थोड़ा सा भी चीजें हिलेंगी तो सीधे ही कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो वाली सिचुएशन हो सकती है। तो ये टॉपिक्स आपको बहुत गहराई से याद रखने हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। इस पीडीएफ का जो लास्ट 15 क्वेश्चन का मैंने एक आपको टिक बॉक्स या फिर चेक बॉक्स दिए हैं, वो मैं चाहता हूं कि जब आप पढ़ें तो उस पर आप जरूर से टिक लगाएं। ठीक है, तो जोशित सिविल बाय जोशित सर के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे।
और वो सभी स्टूडेंट्स जिनके पास अभी भी स्ट्रैटेजिक गाइडेंस नहीं है और वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीआईएल का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, वो कार्बन बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बिकॉज कार्बन बैच में अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो कंप्लीट होने वाला है और दूसरा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स है वो सब के सब लाइव में ही आप देख पाएंगे। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कार्बन बैच को, फ्लैगशिप बैच को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसके अंदर एनरोल्ड हैं एंड फुल पावर से तैयारी जो है वो चल रही है। इसकी डेमो क्लास आप लोगों को यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाती है, जो हमने अपलोड की थी और स्टूडेंट्स ने उसको काफ़ी पसंद किया है। अब इस कार्बन बैच में आपको मिलता क्या क्या है, आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। इस बैच को ज्वाइन करने वाले आइडियल स्टूडेंट्स कौन है? वो बच्चे जिन्होंने एटलीस्ट एक बार प्रिपरेशन करी है, बहुत अच्छे से ना ही करी हो बट उनको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, बेसिक्स पता है, चलेगा। और अगर थोड़ा बहुत सिलेबस पता है तो भी चलेगा। जीरो पे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम किताब उठाने वाले हैं, उनके लिए ये बैच रिकमेंडेड नहीं है। आपके लिए फाउंडेशन बैच है जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें साल से ऑलमोस्ट साल भर में सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। अब यहाँ पर आपको मिलती हैं एक तो पेपर 1 पेपर 2 की लाइव क्लासेस भी और मटेरियल भी। हर क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, चाहे वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास हो जो 3 बजे होती है, चाहे वो आपकी लाइव क्लास हो थ्योरेटिकल जो 12 बजे होती है। उसके बाद आपको इसी के अंदर टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें सीआईएल के लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टडी नोट्स आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स मिलते हैं डेप्थ में, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में ये आपको मिलते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी मटेरियल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। इसके अलावा सिलेक्शन फाइल के अंदर 1000 से ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल एज इन 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ करके, जो नए क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लास के नोट्स जो मैं क्लास में यूज़ करता हूँ लिखते टाइम, वो सब आपको मिलेगा मटीरियल। और मेरे से डायरेक्ट बात करने के लिए आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, जो कि ये है कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस पर डायरेक्टली जो है कॉल भी कर पाएंगे। और इस पे तो देखो आप वैसे भी कॉल कर सकते हो, अगर आप कार्बन बैच के स्टूडेंट नहीं भी हो ना तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हर स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल हूँ। बट कार्बन बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए थोड़ा सा क्या रहेगा कि मैं आपके लिए जो गूगल मीट वगैरह है उस पर आकर के भी आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ, और अगर आपको एडिशनल कोई चीज़ पढ़नी है तो हम उसको भी पढ़ सकते हैं। तो कार्बन बैच लाइव है ऑलरेडी, पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, मिड में पहुंच चुके हैं। ये सब्जेक्ट फिनिश होने से पहले जो 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगा, आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए इस कार्बन बैच को, ताकि आप सारी चीज़ों को लाइव में ही देख पाएँ और लुत्फ़ उठा पाएँ। कैसे करेंगे आप एनरोल? आपको उसके लिए एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर जाना है और इस एप्लीकेशन पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एनरोल करना है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, इस पर्टिकुलर बैच के लिए। कार्बन बैच सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप जो है सामने ही देख पाएंगे। खोलते ही ऐप पर सामने आपको बैनर मिलेगा जिस पे आप जा करके एनरोल कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट इज़ इट। आई होप कि आपने अच्छे से सारी चीज़ों को समझा होगा, जो भी मैं आपको बताना चाहता था। मिलता हूँ मैं अब आपसे अगले सेशन में अगली जानकारी के साथ, लेकिन तब तक के लिए बेटा ध्यान रखिए आप अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।